नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानीबाज़ के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है बागी बलिया और आप सुन रहे हैं एपिसोड 2। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले दियारा। वो भूभाग जो गंगा नदी सदियों से खाती आ रही है। कभी मन उब जाने पर रास्ता बदल लेती है और पीछे छोड़ जाती है नीचे उपजाऊ मिट्टी और ऊपर रेत, जिस पर आबादी नहीं फल फूल सकती। फलते फूलते हैं तो बस तरबूज, खीरा और ककड़ी जैसे गर्मी के फल। चीलों के झुंड, मवेशियों की हड्डियां और तरबूज के खेत से अटे इस दियारे की चिलचिलाती धूप में आज या तो खेतिहार मजदूर बैठ सकते थे या फिर मजबूर। संजय मजबूर था क्योंकि उसे झुन्नू भैया ने मुद्दे की बात करने के लिए यहीं बुलाया था। झुन्नू भैया छात्र संघ चुनाव के मठाधीश थे। स्वयं 10 साल पहले छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके थे और पिछले 9 सालों से अध्यक्ष बनने के खेल में मठ खोले बैठे थे। किसी पार्टी विशेष से टिकट दिलवाना हो या पैसे की व्यवस्था करवानी हो, जाति विशेष का प्रत्याशी खड़ा करना हो या फिर कोई प्रत्याशी बैठाना हो, झुन्नू भैया इन सब खेलों में सिद्ध हस्त थे। किस्सा कोताहा ये कि झुन्नू भैया के आशीर्वाद बिना सिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनना असंभव जैसा ही था। पिछले वर्ष भी संजय को उन्होंने दूसरे प्रत्याशी के समर्थन में बैठा दिया था। इसीलिए इस साल उसे आशा थी कि झुन्नू भैया उसके नाम का समर्थन करेंगे, मगर फिर भी वो परेशान था और व्यग्रता भगाने के लिए पानी में पांव डाले दियारा किनारे बैठा था। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से। नदी का ठंडा पानी उसकी व्यग्रता कम करने के बजाय बढ़ा ही रहा था। दूर दूर तक रेत के अलावा अगर कुछ दिखता था तो फूस और सरकंडों से बना एक झोपड़ा था। झुन्नू भैया वीरान दियारे में बने फूस की एकमात्र मचान में आराम कर रहे थे या फिर संजय के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, ये तो वही जानते थे। वो भी झुन्नू भैया से बात करने का मुद्दा दोहरा ही रहा था कि खेत से एक तरबूज तोड़कर हाथ में लिए रफीक ठीक उसके पास आकर बैठ गया। एक हाथ से तरबूज पर प्रहार किया और संजय को नदी के उस पार दिखाते हुए बोला, नेता, वो देखो तुम्हारे राम जी चले आ रहे हैं। वनवास में दाढ़ी भी बढ़ाया गया है भाई। राम जी की दाढ़ी नहीं थी, इस्लाम जी चले आ रहे थे। आक्रमण हुआ लगता है, गया धर्म करम। अब ऊपर की चोटी कटेगी और नीचे की टोटी। संजय ने भी तनाव कम करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, वो झुन्नू भैया से मिलने के पूर्व काफी तनाव में था। नहीं वे देख नहीं रहे हो, पीठ पर तीर कमान भी है। रफीक ने आंखों के सामने हथेली लाकर धूप रोकते हुए कहा, नहीं मियाँ, तीर कमान नहीं है, गोश्त का सामान है। साफ साफ तो दिख रहा है, बकरा लदा हुआ है। आ गया अब्दाली। संजय ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। दोनों गौर से देखते हुए भी अभी किसी नतीजे पर पहुंच पाते कि उससे पहले उस पर चिंटे के आकार का दिखता वो आदमी छपाक से पानी में कूद गया। ले लो जिला, दीन धर्म गया पानी में, बच गया हिंदुस्तान। एक बार फिर से फेल हो गया गजवाए हिंद। लो इसी खुशी में हिनवाना खाओ। रफीक ने तरबूज का एक टुकड़ा संजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा। झुन्नू भैया यहाँ क्यों बुलाए हैं मियाँ? बात तो संजय ने तरबूज मुंह में भरे हुए अभी आधा ही कहा था कि एक तीसरी आवाज ने खलल डाली। ए बाबू लोग, झुन्नू भैया बुलाए हैं। ये झुन्नू भैया की बंदूकधारी की आवाज थी। दोनों फटाफट उठे, नदी के पानी से हाथ धोकर कुल्ला किया, कुर्ते की पीछे लगी धूल झाड़ी और फौरन बंदूकधारी के पीछे पीछे हो लिए। बंदूकधारी एक फुस और सरकंडे से बने झोपड़े के बाहर जाकर खड़ा हो गया और बाहर से ही आवाज दी, भेजें मलिकार। भीतर से एक आदेशात्मक आवाज आई जिसका अर्थ था भेज दो। संजय और रफीक दोनों उस फूस से बने झोपड़े में
संजय और रफीक दोनों उस फूस से बने झोपड़े में दाखिल हो गए। अंदर का माहौल बाहर से बहुत अलग था। बांस के बने एक बिस्तरनुमा मचान पर सफ़ेद चादर बिछा हुआ था, जिस पर मसनदों के साथ झुन्नू भैया कनपट्टी पर हथेली टिकाए भगवान विष्णु की मुद्रा में आधे लेटे हुए थे। उन्होंने संजय और रफीक को घुसते देखकर ही कहा, का संजय, का हाल बा बबुआ? प्रणाम भैया, सब आपकी कृपा बा, आशीर्वाद चाहिए, कहकर संजय ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से झुन्नू भैया के पांव पकड़ लिए। झुन्नू भैया के लिए कोई नई बात नहीं थी, मगर वो फिर भी गदगद हुए। अब उन्हें इसी आचरण की उम्मीद रफीक से भी थी, मगर रफीक को तो ना पाँव छूनी थी ना उसने छुआ। झुन्नू भैया को यह व्यवहार नागवार गुजरा। नाराजगी में उनकी बोली भोजपुरी से हिंदी पर आ गई। उन्होंने एकटक रफीक को देखते हुए संजय से पूछा, का हो, कैसे आना हुआ? भैया आशीर्वाद चाहिए, अब की बार अध्यक्ष ही लड़ रहे हैं, संजय ने छूटते ही कहा, जिसे सुनकर झुन्नू भैया के चेहरे का भाव रूखा हो गया। देखो भाई हो, इसलिए सीधा बताएंगे, अब की बार का आशीर्वाद हम अनुपम राय को दे दिए हैं। झुन्नू भैया ने दांत में फंसी कसेली का टुकड़ा निकालते हुए साफ बात की, जिसे सुनकर संजय का मन छोटा हो गया। कौन अनुपम राय? संजय ने आश्चर्य से ही कहा। संजय जितने दिनों से कॉलेज की राजनीति कर रहा था, उस लिहाज से पिछले 2-3 सालों से प्रयासरत सभी प्रत्याशियों के नाम जानता था, मगर उसने ये नाम नहीं सुना था। जुन्नू भैया ने जब अचानक संजय को अपने प्रत्याशी के नाम से अनिभिज्ञता जाहिर करते हुए देखा, तो थोड़े तीखे स्वर में बोले, नहीं जानते तो जल्द जान जाओगे। भूगोल द्वितीय वर्ष का छात्र है। हमें उसे जानकर क्या करना है भैया, हमें तो आपके आशीर्वाद से मतलब है, संजय ने अर्जी लगाने के अंदाज में कहा। इस दफा नहीं छोटे भाई, ऊपर से बहुत दबाव है। सोनभद्र के बड़े कार्यकर्ता का लड़का है, इस दफा तो उसके ही समर्थन रहेगा। जुन्नू भैया ने कहा, लेकिन भैया पिछले साल भी आप यही कहकर बैठा दिए थे। आपके कहने पर ही हम विवेकी राय को समर्थन दे दिए थे अब की बार। संजय ने अभी इतना ही कहा था कि मचान के उस तरफ से उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी। वो सोच ही रहा था कि जुन्नू भैया के पीछे से एक काया खड़ी हुई। संजय ने देखा कि होठों पर मुस्कान और हाथ में शराब का गिलास लिए एक लड़की दिखाई पड़ी। कीमती बनारसी साड़ी में गहनों से लदी वो लड़की पीछे से आगे की ओर आ गई। गिलास जुन्नू भैया की तरफ बढ़ाते हुए उसने एक मुस्कुराहट के साथ संजय की ओर भी देखा। संजय को लगा कि ये जुन्नू भैया की पत्नी है। उसने फौरन ही अपने काम के गरज से आगे बढ़कर लड़की के पांव छूते हुए कहा, पैर छू के प्रणाम भाभी जी। लड़की को ना इसकी उम्मीद थी ना ही आदत। वो संजय की इस चेष्टा से थोड़ा पीछे हटी और इसी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से शराब छलक कर बिस्तर पर गिर गई। रफीक को पूरा माजरा देखकर हंसी तो आई, मगर माहौल देखते हुए उसने उसे मुस्कुराहट तक सीमित कर लिया। फिर भी उसकी मुस्कुराहट जुन्नू भैया से नहीं छिप सकी। जुन्नू भैया संजय और लड़की दोनों के व्यवहार से नाखुश थे। संजय ने एक बाजारू को भाभी समझने की गलती कर दी थी और लड़की ने हंसने की गुस्ताखी। ऊपर से नमक रफीक की मुस्कुराहट ने छिड़क दिया था। जुन्नू भैया ने फौरन आवाज कड़ी करते हुए लड़की से कहा, एकदम फूहड़े हो क्या जी? कौन भेजा तुमको यहाँ? चलो उधर जाकर बैठो। जुन्नू भैया की ऊंची आवाज ने माहौल को सन्नाटे से भर दिया। लड़की परे हट गई। संजय इस जवाब से ही अपनी गलती समझ चुका था। एक तो वैसे इनकार की सूरत बन रही थी, ऊपर से जुन्नू भैया का पारा चढ़ गया था। रफीक जो अब तक चुप बैठा था, उसने बीच में आते हुए कहा, भैया आखिरी साल है लड़का का। रफीक ने जैसे ही कहा, जुन्नू भैया ने उसकी ओर देखा। लड़का? ये लड़का है और तुम मठाधीश हो? झुन्नू भैया ने रफीक पर आंखें तरेरते हुए कहा, माफ कीजिए भैया, गलती हुई, लेकिन ये भी तो देखिए कि संजय इस साल नहीं उठा तो अगले साल नहीं उठ पाएगा, अंतिम वर्ष है। रफीक ने अपना लहजा कमतर करते हुए कहा, अरे तो परीक्षा छोड़ दो इस साल, राजनीति बड़ी बड़ी कुर्बानी मांगती है, इतना भी नहीं करोगे? अब की बार बैठो, अनुपम राय का टेम्पो हाई करो, अगली बार पक्का समर्थन रहेगा। झुन्नू भैया ने झिड़कते हुए कहा, भैया कृपा कर दीजिए। संजय ने झुन्नू भैया की एड़ियों पर लगभग मालिश करते हुए कहा, देखो भाई, सीधी बात है, राजधानी से आदेश है कि बड़े कार्यकर्ता का लड़का है, पिताजी इसके फंड भी संभालते हैं, अगले साल आम चुनाव है, इसीलिए कैंडिडेट अब की अनुपम राय। जुन्नू भैया ने अभी आधी ही बात की थी कि बात समझते हुए रफीक ने कहा, और जो सालों से कैंपस में जूतियां रगड़ रहे हैं उनका क्या? रफीक ने वही बात कही जो संजय कहना चाहता था, मगर कह नहीं पाया। उसने झुन्नू भैया की शान में गुस्ताखी कर दी थी। झुन्नू भैया तमतमा उठे।
उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। फिर भी वो संजय की तरफ मुखातिब होकर बोले, देखो संजय, बात समझो। अगले साल विधानसभा चुनाव, ये राजनीति है, भावनाओं से काम नहीं चलता यहाँ। अगले साल पैसे की जरूरत हमें भी पड़ेगी, सोनूपम को। झुन्नू भैया ने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि रफीक ने उन्हें बीच में काटते हुए कहा, भैया अगर इतनी ही बात है तो हम कराते हैं ना फंड का कुछ इंतजाम। रफीक के इतना कहते झुन्नू भैया क्रोध में आपा खो बैठे। उन्होंने लड़की की नीचे पड़ी जूती उठाई और रफीक की तरफ चलाकर मार दिया। भाग साला, तू दिलाएगा हमको फंड? तुम्हारे जैसे लौंडों को साड़ी पहना के नचवाते हैं हम, भागने तो चप्पल चप्पल छोड़ देंगे। रफीक को चलाकर मारी गई जूती अगर संजय ने हवा में ना पकड़ ली होती तो वो सीधे रफीक के चेहरे की तरफ ही आ रही थी। झुन्नू भैया की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि बाहर खड़े अंगरक्षक भीतर का माजरा समझ के वो भीतर आए और बिना कुछ कहे संजय और रफीक को बाहों से पकड़कर झोपड़े से बाहर धकेल दिया। संजय गिर पड़ा। रफीक गिरते गिरते संभला, मगर गिरते हुए भी संजय को रफीक की ही चिंता रही। वो उठा, उठते ही रफीक का कुर्ता झाड़ा और उससे आंखों से माफी मांगने लगा। रफीक ने मुस्कुराते हुए संजय के बाल ठीक किए और दोनों नदी की ओर बढ़ चले। हमें माफ कर दो रफीक, संजय ने रेत पर थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा। क्या हो गया भाई? रफीक ने अनजान बनते हुए कहा, हमारी वजह से हुआ ये सब, हमें माफ कर दो भाई। तो कौन सा पहली दफा हुआ साले, साथ में पिटाई खाए नेता, फिल्म फेयर चुराए थे नेशनल बुक से, सुंदरम टॉकीज में पहला रंगीन चित्र साथ में देखे, याद है? दे गनगना गया था, 10 मिनट पहले ही निकल भागे थे दोनों ताकि कोई देख ना ले। सवेरे का निपटान लोटा इटा साथ ही हुआ, पढ़ाई जो हुआ जितना हुआ साथ ही हुआ, घटियाई भी साथ किए हैं, इसीलिए सब झेल लेंगे भाई। बस अगली बार नाम लेकर मत पुकारना। गाली जैसा लगता है साला। रफीक ने संजय के हाथ से जूती लेकर उसमें उंगलियां घुसाते हुए कहा, नहीं कहेंगे मियाँ, लेकिन फिर भी हमको माफ़ कर दो यार। संजय ने कहा, कर दिया, लेकिन ये बताओ भौजाई का पाँव छू के कैसा लगा? रफीक ने बात हल्की करने की गरज से कहा, अरे मारो साले, एकदम स्पंज था वे, हड्डी तो था ही नहीं। कौन थी वैसे? संजय भी माहौल हल्का करना चाहता था। गुलनार, कुदरी बाजार का हाहाकार, 11,000 एक शॉट। रफीक ने कहा, तुमको साला इतना कैसे पता रहता है? संजय ने अतिरिक्त आश्चर्य जताते हुए पूछा, गुदरी बाजार मेरा रात्रि सराय है नेता, बस अभी तक 11,000 की औकात नहीं हुई है। रफीक ने कहा। संजय उसकी बात सुनकर हंस दिया। हालांकि उसे जितनी हंसी नहीं आई वो उसे ज्यादा ही देर तक हंसा। दरअसल वो इधर उधर की बातों से रफीक के मन से अपमान हटाना चाह रहा था। उसे इस बात का मलाल था कि ये बेइज्जती उसकी वजह से हुई है। जब उसे लग गया कि रफीक ने बेइज्जती को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया है, तब उसने असली बात कही, हमको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं मियाँ? संजय ने सवाल तो पूछा था, मगर वो दिल से चाहता था कि रफीक जवाब में हाँ ही कहे। ना। रफीक ने जूती को एकटक देखते हुए कहा, तो नहीं लड़े ना, पक्का? संजय ने बुझे मन पर पर्दा डालते हुए आखिरी बार सुनने की गरज से कहा, ना, तुम लड़ोगे नहीं। अब तुम केवल उठोगे, पर्चा भरोगे, लड़ाई अब हम लड़ेंगे। झुन्नू बाबू का प्रत्याशी अगर अध्यक्ष बन गया तो हम तवाइफ बनेंगे इसी शहर में, अल्लाह कसम। रफीक ने गर्दन तक आ गई नमी को घोंटते हुए कहा, बताओ, लेने गए थे बताओ, लेने गए थे आशीर्वाद और मिला क्या? संजय ने भी बेइज्जती याद करते हुए कहा, तवाइफ की जूती। रफीक ने जूती को दोनों ओर से देखते हुए कहा, दिखाओ जरा। कहते हुए संजय ने उसके हाथ से जूती ले ली। बक रहा हूं जुनू में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। किस्सा है, 1942 का विद्रोह था। गांधी जी का वाहन पर देश भर में आंदोलन हुए। शहर बलिया ने 2 हाथ आगे जाकर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। जेल खाली करा दिए गए, जिले के कलेक्टर को बंद कर सारे अधिकार ले लिए गए। सरकारी कार्यालयों को बंद और निष्क्रिय करने के साथ जिले के पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। डाक तार, टेलीग्राम सहित सारे संचार माध्यम काटकर जिले को अलग थलग कर पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया। तभी एक बुरी सूचना आई कि शहर के तहसीलदार और अंग्रेज प्रस्थ
राम लगन बाबू चुपके से बनारस निकल गए। सशस्त्र पुलिस दल या सेना के जुटान हेतु ही गए। इसी कारण बलिया नरही मार्ग पर 100 की संख्या में खड़े लोग परेशान थे। सेना या पुलिस के आने की खबर भी गोरे कलेक्टर तक आ गई तो खेल खत्म। समस्या सबके पास, समाधान किसी के पास नहीं। सब एक दूसरे को इसी बात के लिए कोस रहे थे कि तहसीलदार निकला कैसे। इसी वक्त एक पागल न जाने कहां से प्रकट हो गया। उसने किसी से समस्या पूछी। दो एक बार टालने के बाद किसी ने उसे समस्या बता भी दी। समस्या सुनकर उसने अट्टहास किया। जब चुप हुआ तो बस इतना ही कहा, गए इसी रास्ते हैं तो इसी रास्ते से आएंगे भी। लोग अवाक सा हठा सुनते रहे। थोड़ी ही देर में नरही का पुल तोड़ दिया गया। तहसीलदार साहब बलिया में बिजली आने की गति से मोटर दौड़ाते हुए आए और बिजली जाने की गति से खड्डे में गिर गए। फिर उग्र भीड़ से बचने के लिए भागकर एक विधवा के घर पहुंच गए। समाचार बहरहाल कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाया। डॉक्टर साहब पागल या यूं कहें बेघर। दिन में महाविद्यालय की चाय दुकान में चाय की आस में खड़े सबके सामने बेशर्म सी हंसी हंसते व्यक्ति, किसी ने चाय पिला दी, किसी ने आंख चुरा ली। इश्तेहारी कागजों के पीछे कलम पेंसिल और कभी कभी कालिक से संदेश लिखकर महाविद्यालय बोर्ड पर चिपकाते डॉक्टर साहब। चपरासियों या चौकीदारों ने कभी दुर्व्यवहार किया हो ऐसा नहीं दिखा। हाँ, प्रबंधन के कहने पर आदरपूर्वक गेट के बाहर छोड़ आते थे। डॉक्टर साहब बाहर ही अपना कार्यक्रम, अपनी क्रांति जारी रखते और अगले दिन फिर चाय की दुकान पर हाजिर। दिन तो खैर महाविद्यालय की नज़र था। रात वो सड़क, फुटपाथ, बंद दुकानों के अहाते या किसी पार्क की बेंच पर काट लिया करते थे। महाविद्यालय इनकी कहानियां साल दर साल अपनी सुविधा से सुनता सुनाता आया था। कहते हैं इसी महाविद्यालय से पढ़े थे और अपने वक्त के साम्यवादी छात्र नेता भी थे। क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, इसकी जितनी मुंह उतनी बातें। बहरहाल बात यह थी कि डॉक्टर साहब बेघर बेपरिवार सड़कों के थे और उन्हें इन्हीं सड़कों पर ही खत्म हो जाना था। आज सुबह भटकते हुए संजय के कार्यालय पहुंच गए, तब जब संजय और रफीक कहीं निकलने वाले थे। मरहट्टे चाय पिलाएगा? डॉक्टर साहब ने सीधी मांग की। अरे डॉक्टर साहब आप आइए ना, भीतर आइए, संजय ने आदरपूर्वक कहा। नहीं, चाय पिलाएगा? डॉक्टर साहब अपनी मांग पर रहे। सौभाग्य हमारा, रुकिए हम ही बाहर आ जाते हैं। कहते हुए संजय ने कार्यालय से बाहर धूप में कुर्सी खींच ली। 3 कुर्सियों में से पहले पर डॉक्टर साहब बैठे, फिर संजय और फिर रफीक। संजय ने बैठने से पहले ही बिरजू को चाय का इशारा कर दिया था। और कहिए डॉक्टर साहब, जिले की हालत कैसी है? संजय ने बैठते ही पूछा। खराब है, बहुत खराब। यमुना के पानी में अफीम मिला दी है शैतान ने। बादशाह या तो मजे में है या नशे में। रफीक को देखते हुए डॉक्टर साहब ने ये बात कही और परेशान हो गए। डॉक्टर साहब की बातें किसी को समझ नहीं आती थी, मगर अक्सर उन्हें इसी तरह की मजेदार बातें सुनने के लिए बैठाया जाता था। चाय आ गई थी। बिरजू से चाय लेकर डॉक्टर साहब को देते हुए रफीक ने मौज ली। आप संजय को मरहट्टा क्यों कहते डॉक्टर साहब? कौन संजय? अरे यही आपके चाय की दुकान। रफीक ने संजय की ओर इशारा करते हुए दिखाया। ये तो है ही मरहट्टा। इसकी पेशानी पर महादजी सिंघिया की तरह चमक है। डॉक्टर साहब ने इधर उधर देखते हुए कहा। उनकी आंखें एक जगह टिकती ही नहीं थी। लियो नेता, तुम तो साले सिंघिया परिवार के निकल आए। जाओ ग्वालियर, या घंटा भैंस के आगे छतरी खोले पड़े हो। कहते कहते रफीक हंस पड़ा। संजय जिसने प्याली होठों से लगाई थी उसकी भी चाय सरक गई। लगे हाँ तो मेरी भी जन्मपत्री खोल दीजिए डॉक्टर साहब। ये भी बता दीजिए कि हम कौन है? रफीक ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। तू मुगल है, मुगल बच्चा। डॉक्टर साहब ने बिना एक क्षण रुके हुए कहा। ले ओ राजा, राज पर राज खुल रहा है। अब्बू तक को पता नहीं, कहते हैं कि हम लोग मिरासी हैं। यहाँ तो सला बदन में तैमूरी खून दौड़ रहा है। रफीक ने हंसते हुए कहा। तो डॉक्टर साहब उठ रहे हैं कि अब की अध्यक्षी आशीर्वाद दीजिएगा ना? संजय ने बात बदलते हुए काम की बात की। तू तो पैदा ही राजनीति करने के लिए हुआ है मरहट्टे। डॉक्टर साहब ने बिस्कुट पर नजर गड़ाए हुए कहा। शुक्रिया। संजय ने बिस्कुट उनकी ओर बढ़ा दी। लेकिन गुलाम कादिर खान रूहेला को कम मत आंक। वो शैतान का जाया है, कुछ भी करेगा। डॉक्टर साहब की बिस्कुट चाय में गिर गई थी। वो खिंच गए थे। साला एक बाउंसर झेलो तब तक दूसरा बीमार फेंक देते हैं डॉक्टर साहब। अब ये तीसरा एलिमेंट कौन है? गुलाम कादिर खान रूहेला? रफीक ने सिर पीटते हुए कहा। लड़ाई तो मुगलों और रूहेलों की ही है मरहट्टे।
रुहेलों को मुगलों से लड़वा दे, तू तो बस राजनीति कर। डॉक्टर साहब ने रफीक की ओर ध्यान न देते हुए कहा। मतलब नहीं समझा डॉक्टर साहब? संजय को कुछ समझ नहीं आया। तू राजनीति कर, राज मुगलों को ही करने दे। डॉक्टर साहब ने बात फिर दोहराई। अरे चाचा, चाय खत्म हुआ ना, चलिए अब, और काम भी है हमें। काजीपुरा जाना है, लड़कों को मिट्टी तेल बांटना है, वोट मांगना है, रफीक ने उबते हुए कहा। सुन, डॉक्टर साहब ने रफीक के कान के पास जाते हुए कहा। सुना। रफीक ने भी एक गाने की तर्ज पर रफीक ने भी एक गाने की तर्ज पर अपना कान आगे कर दिया। डॉक्टर साहब ने भुनभुनाते हुए रफीक के कान में कुछ कहा। सुनकर रफीक ने संजीदा होकर क्षण भर को डॉक्टर साहब को देखा और कहा, चाचा, हमें लगा अति क्या खंडाला कहेंगे, आप तो अश्लील बात करने लगे। मरहट्टे, इस नाई की कैंची को समझा। वो गुलाम कादिर खान रोहेला है, वो शैतान का जाया। डॉक्टर साहब की बात आधे पर ही रोककर रफीक ने कहा, ए चाचा, हम समझ गए। हम मुगल हैं, नेता माधवराव सिंधिया है और आप लॉर्ड कॉर्नवालिस से हैं। ठीक, अब चलिए उठिए। आप उठेंगे तभी ना हम भी उठेंगे। रफीक ने डॉक्टर साहब की बाह में हाथ डालते हुए कहा, मियाँ ऐसे नहीं। संजय ने रफीक को ठीक तरह से बर्ताव करने को कहा। नेता, बहुत काम है, पागल पगलोटी के चक्कर में पड़ेगा तो यहीं शाम हो जाएगा। अभी तुम देखो, इनको मेरा नाम भी पता होगा। मेरा नाम क्या है डॉक्टर साहब? झल्लाते रफीक ने कहा, अब्दुल्ला जलालुद्दीन अबुल मुजफ्फर हमुद्दीन मोहम्मद अली गौहर। डॉक्टर साहब जारी रहे। हाँ 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 हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब, शाम तक जब नाम पूरा हो जाए तो वैशाली चौक पर आ जाइएगा, अफीम वाली चाय पिलाएंगे। डॉक्टर साहब, कहकर रफीक डॉक्टर साहब से पहले ही उठ गया। नाई की कैंची, दर्जी की कैंची बन। रफीक को कोसते हुए डॉक्टर साहब आगे निकल गए और रफीक संजय को लेकर काजीपुरा की ओर बढ़ा। ऐसे नहीं बोलना था मियाँ, संजय ने डॉक्टर साहब की बाबत रफीक से कहा। अरे कैसे बोलना था? उनका टैप रिकॉर्डर तो साला 2 साल पहले फंस गया है, तो हम क्या करें? रफीक ने झुंझलाहट में कहा। अच्छा छोड़ो, ये कहो कि काजीपुरा में कौन सा वोट है हमारा? इधर कहाँ लिए जा रहे हो? संजय ने काजीपुरा की तंग गलियों से गुजरते हुए कहा। बभनान वोट, रफीक ने 2 शब्द में जवाब दिया। काजीपुरा है मियाँ, बभनौली नहीं है, संजय ने रफीक से कहा। रफीक मगर लापरवाह बढ़ता रहा और A1 मुस्लिम होटल के पास आकर रुक गया। दोनों गाड़ी से उतरे और होटल की ओर बढ़े। होटल के भीतर झक सफेद पठानी कुर्ते में बैठे आदमी को संजय देखते ही पहचान गया। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, जफर इदरीस, M.A. भूगोल अंतिम वर्ष। अंतिम वर्ष का अंत पिछले 3 सालों से नहीं हो रहा था। हर साल परीक्षा छोड़ बैठते हैं, पास हो गए तो अध्यक्ष नहीं हो पाएंगे। पिछले साल रितेश पाठक को समर्थन दे दिया था, इसीलिए इस साल मठाधीशों का आशीर्वाद भी है। अब की दफा बयार थी। स्थानीय राजनीतिक भाषा में कहें तो टेम्पो हाई है जफर इदरीस का। रफीक और संजय जब A1 होटल में घुसे तो जफर मियाँ गोश्त हुसैनी की हड्डियां चूस रहे थे। भीतर घुसते ही खमीरी रोटी की खुशबू संजय की भूख बढ़ा गई। और जफर भाई? सबराजी, रफीक ने सामने की लकड़ी की मेज पर बैठते हुए पूछा। करम अल्लाह का, तुम बताओ इधर कैसे? जफर ने पानी का गिलास उठा लिया। माफ़ी मांगनी थी आपसे, अब्बू की मिट्टी में नहीं आ सका, माफ़ करना। रफीक ने कहा, कोई बात नहीं भाई, मसरूफियत रही होगी, समझ सकता हूँ। जफर ने कहा। संजय बहरहाल मेन्यू कार्ड पर नज़रें गड़ाए रहा और जफर और रफीक की बात करने के दौरान ही संजय ने कोरमा और खमीरी रोटी ऑर्डर कर दी। सुना तुम खुद भी नहीं थी मिट्टी में, कफन दफन सब औरों ने ही किया? रफीक ने सवालिया लहजे में कहा। हाँ नहीं, मतलब कोशिश तो की थी मगर। जफर अब थूक घोटने लगा था। रफीक ने तार लिया और उसे तजनी के इशारे से अपने चेहरे के पास बुलाया। सुनो बड़े भाई, तीरे हत्याकांड में तुम्हारा भी नाम आ रहा है। कप्तान का आदेश हुआ है केस जल्द निपटाने का। लेकिन हम तो उस दिन इमामबाड़ा देखने गए थे, तस्वीर भी है। जफर ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। कोतवाल के पास भी एक तस्वीर है जहां पेड़ के पीछे से निशाना लगाए खड़े हैं। रफीक ने जफर की आंखों में आंख डालकर कहा, जिसे सुनकर रफीक ने जफर की आंख में आंख डालकर कहा, जिसे सुनकर जफर शांत पड़ गया।
एक और दफ़ा उसने पानी का गिलास उठाया और फिर रख दिया। कुछ देर मुंह पर हाथ रखने के बाद जफर ने मेज पर टोपी पटकते हुए कहा, अल्लाह ने ही मुंह फेर रखा है रफ़ीक, क्या करें? करें क्या? पहले अब्बू चले गए, फिर ये मुआ, बर्ड फ्लू, 10,000 की ज़रूरत थी वकील को देने के लिए, तो ये काम निपटा दिए। मुसीबत है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही। सुना तुम अध्यक्ष ही उठ रहे हो? रफ़ीक ने अब काम की बात पूछी। हाँ, उठ क्या रहे हैं? कौम वाले उठा रहे हैं, हमारी क्या बेसात? जफ़र ने बोझिल आवाज़ में कहा। बैठ जाओ। रफ़ीक ने सुझाव दिया। क्या चाहते हो? असला ही उठा ले। जफ़र ने तैश में आते हुए कहा। तुमने तो बीटीसी भी किया था ना? रफ़ीक ने अचानक पूछा। हाँ मियाँ। अल्लाह गारत करे, 1 लाख रुपये मांगते हैं नौकरी के लिए। मैं देता हूँ और बदले में। रफ़ीक ने कहा। हम बैठ जाएं यही ना? जफ़र ने कहा। आशीर्वाद दे दो भाई को, भाई अध्यक्ष ही लड़ेगा अब की साल। रफ़ीक ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा। मठाधीशी करने लगे हो रफ़ीक? चलो, जैसी मर्जी अल्लाह की। पैसे दानिश के गले पर रखवा देना, हम जिला ही छोड़ देते हैं साला। जफ़र ने टोपी पहनते हुए कहा। तुम्हारे पास कितने लड़कों के आईडी कार्ड जमा है बड़े भाई? रफ़ीक ने पूछा। 100-150 होंगे, जफ़र ने जवाब दिया। किनके? रफ़ीक ने पूछा। बहेरी, कासिम बाजार, जलालपुर, कसाई टोला, यहीं के हैं सब। जफ़र ने सौंफ उठाते हुए कहा। चलो ठीक है, दानिश की दुकान पर आईडी कार्ड रखवा देना, पैसे अगले दिन ही वहीं से ले लेना। रफ़ीक ने कहा। निकलता हूँ, खुदा हाफिज़, कहकर जफ़र इदरीस होटल से बाहर निकल गया। उसके जाते जाते ही संजय और रफ़ीक के सामने कौरमा और खमीर रोटी आ गई। ये कौन बोला? रफ़ीक ने खाना देखते ही पूछा। हम बोले मियाँ, होटल में बैठकर तरसना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी 150 वोट हाथ आया है, पार्टी ले लो, संजय ने कहा। चल साले, शीश महल में फिल्म शुरू हो जाएगी, रफ़ीक ने संजय को कंधे से उठाते हुए कहा। लेकिन खाना तो। बात पूरी करते करते रफ़ीक ने संजय को कुर्सी पर से उठा लिया। चाचा, अब्बू की एक खाता में डाल दीजिएगा, कहकर रफ़ीक संजय के साथ बाहर निकल आया। खाना क्यों नहीं खाने दिए साले? भूख तेज लगी थी और कौन सा महंगा था। 30 रुपये प्लेट कौरमा था, कहाँ मिलेगा जिला भर में? संजय ने होटल से बाहर निकलते झल्लाट से कहा। वही तो हम कह रहे हैं, कहाँ मिलेगा 30 रुपये में जिला भर में? रफ़ीक ने सवाल का जवाब सवाल में दिया। मतलब? संजय कुछ समझ नहीं पाया। मतलब ये कि वो बड़े का गोश्त था साले, खाओगे? रफ़ीक ने हंसते हुए कहा। मतलब गाय? संजय की आंखें चौड़ी हो गई। नहीं, पाड़ा भी हो सकता है, रफ़ीक ने हंसते हुए कहा। मारो साले, आज तो धर्म गया था रसातल में। हम साला उर्दू में मेनू नहीं समझ पाए मियाँ, फ़ोटो देख के ऑर्डर मार दिए, संजय ने सिर पीटते हुए कहा। उर्दू इस देश में इसलिए भी ज़रूरी है नेता, कि ताकि दीन धर्म बचा रहे, रफ़ीक ने फिर हंसते हुए कहा, और दोनों ही शीश महल टॉकीज में घुस गए। फिल्म शुरू हो चुकी थी। युवाओं का साथ छात्र नेताओं को 2 कारणों से मिलता है। पहला, एडमिशन के वक्त की गई सहायता, और दूसरा, परीक्षा के वक्त की गई मदद। स्कूलों से निकलकर महाविद्यालय में आए छात्र एडमिशन को लेकर जिस वक्त सशंकित और अचंभित रहते हैं, उसी वक्त छात्र नेताओं की सहायता उन्हें मिलती है, जो आवेदन भरने से लेकर जमा करने तक में नए बच्चों की मदद करते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को छात्र नेताओं में बड़े भैया दिखते हैं, और नेताओं को बच्चों में संभावित वोट। ये अन्योन्याश्रय संबंध एडमिशन के वक्त से शुरू होता हुआ परीक्षा के वक्त और प्रगाढ़ हो जाता है। जब विद्यार्थियों का साल कॉलेज में खेलते कूदते ही निकल जाता है और परीक्षाएं सिर पर सवार हो जाती हैं, ऐसे वक्त में भी तारनहार बनकर छात्र नेता ही उभरते हैं। हर छात्र नेता अपनी ओर से प्रश्न पत्र जुगाड़ने का प्रयास ही नहीं, बल्कि दावा भी करता है। अंततः जो छात्र नेता इस प्रयास में सफल होता है, वो छात्रों में पैठ बनाने के अपने प्रयास में भी सफल होता है। संजय भी अपवाद नहीं था। इसी प्रयोजन से संजय रफ़ीक और कुछ विद्यार्थियों के साथ राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर और महाविद्यालय में प्रधानाचार्य दुर्गाशंकर अवस्थी के घर जगदीशपुर जा पहुंचा था। गुरुजी, आशीर्वाद है ना? संजय ने 15 लड़कों के साथ राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर श्री दुर्गाशंकर अवस्थी के चरणों में झुकते हुए यूं ही कहा जैसे आशीर्वाद
ना होकर फिरौती की मांग हो। दुर्गा शंकर अवस्थी अपने 10/12 के कमरे में 15 लोगों के घुस आने से यूं ही सकते में थे और दरवाजे पर रफ़ीक को खड़ा देखकर सदमे में आ गए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, आशीर्वाद है। दुर्गा शंकर अवस्थी के मुंह से बस यही निकला। तो गुरुजी जरा प्रथम वर्ष वाला प्रश्न पत्र दे दीजिए ना, बच्चों का भला हो जाए। संजय ने खाली सोफे पर बैठते हुए कहा। अर्थात? दुर्गा शंकर अवस्थी ने समझ कर भी अनजान बनते हुए कहा। अर्थात ये कि आपने जो 5 सवाल सेट किए हैं वो जरा बता दें गुरुजी। लड़के गांव से आए हैं, पहला साल है। शहर देखते समझते ही साल निकल गया, अगले साल से जम के पढ़ेंगे। पढ़ोगे ना बे? संजय ने साथ आए लड़कों से पूछा। यस सर, लड़कों ने समवेत स्वर में कहा। देखिए गुरुजी, लड़के अंग्रेजी भी सीख रहे हैं, भविष्य उज्जवल है जिले का, अब आप भी योगदान दें अपने हिस्से का, संजय ने फिर कहा। लेकिन संजय, इतने बड़े पाठ्यक्रम में से कौन से 5 सवाल आएंगे, ये हम कैसे बता पाएंगे? लेकिन बड़े पाठ्यक्रमों में से कौन से 5 सवाल आएंगे, ये मैं कैसे बता पाऊंगा? दुर्गा शंकर अवस्थी ने असमर्थता जाहिर करते हुए कहा। तो जौन से नहीं आएंगे वही सब बता दीजिए, बाकी लड़के समझदार हैं। रफीक ने दरवाजे पर खड़े खड़े ही दरवाजे के बाहर देखते हुए कहा। उसकी रोवीली आवाज दरअसल अब तक के माहौल को अचानक गंभीर कर गई। संजय, बात को समझिए, प्रश्न पत्र ऐसे नहीं बनते। कई अध्यापकों से प्रश्न मांगे जाते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि जो प्रश्न वो। दुर्गाशंकर अवस्थी ने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि संजय ने उन्हें बीच में ही रोका। उसने अपने कुर्ते में से 3-4 कागज निकालकर मेज पर रखते हुए कहा। एक गुरुजी, एकदमे गजघंटा समझ लिए आप भी। ये लीजिए, तिलकधारी डिग्री कॉलेज का सिन्हा जी का प्रश्न पत्र। ये शिवली नेशनल कॉलेज के अंसारी गुरुजी के 5 सवाल और ये कमला देवी डिग्री कॉलेज का सेट। अब आप राय मन में से दे दें तो लड़कों का भला हो जाएगा। संजय ने अपने दोनों हाथों को मलते हुए कहा। यह गलत है संजय। देखो बेटा, दुर्गा शंकर अवस्थी ने आखिरी कोशिश की। अरे, टॉप कर जाएंगे लड़के, कॉलेज का नाम प्रदेश भर में चमक जाएगा। आपका नाम राष्ट्रपति सम्मान के लिए भिजवाएंगे अब की बार कुलपति महोदय। रफीक ने दुर्गा शंकर अवस्थी की तर्जनी और मध्यमा के बीच पेन फंसाते हुए कहा। दुर्गा शंकर अवस्थी लाचार थे। राजनीति शास्त्र का पूरा पाठ्यक्रम उनकी उंगलियों के बीच ही था। अपने मोती जैसे अक्षरों को उन्होंने सादे कागज पर बिछा दिया। रफीक ने कोने से पकड़कर कागज खींच ली। आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी, कहते हुए संजय ने फिर दुर्गा शंकर अवस्थी के पांव छुए और कमरे से बाहर निकलते हुए उद्घोष किया। बोली 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 भृगु महाराज की जय। समवेत स्वर में आवाज फिर गूंजी। अंधे को आंखों की तर्ज पर लड़कों को प्रश्न पत्र मिल गया था। अंधे को आंखों की ही तर्ज पर संजय को संभावित वोट भी मिल गए थे। भारत एक उत्सव धर्मी देश है। हमारे यहाँ खुद के ही उत्सवों की कमी नहीं है, फिर भी हम इतने उत्सव प्रेमी लोग हैं कि बाहर से भी खुशी आयात कर ही लेते हैं। कुछ रोज पहले ही आयातित उत्सव वैलेंटाइन डे बीता था और अब हमारे अपने उत्सव होली की बारी थी, जिसे ये जिला इस धूम से मनाता था कि रंग, पानी, कीचड़, मोरी, नदी किसी में भेद नहीं करता। उस रोज सब माफ होते और जो किसी को बुरा लग भी जाए तो अमोघास्त्र की तरह छोड़ दिया जाता। बुरा ना मानो, होली है। होली के दिन दोपहर के वक्त हॉल से गाड़ी खुल जाने के बाद जैसे ही वीरानगी सड़क पर पसरी हुई थी। फागुन के महीने से गर्मी का आगाज हो ही जाता है। सड़क फटी हुई कमीजों से अटी पड़ी थी। बच्चों के गुब्बारों और पिचकारियों के हरे लाल रंग सड़क पर सूख कर धब्बा हो चुके थे, जिन्हें अगले 2-3 दिन तक वैसे ही रहना और फिर खत्म हो जाना था। बच्चे होली खेल कर थक चुके थे और अब पुए और कटहल की सब्जी के इंतजार में थे। नई उम्र के ननंदे पुरानी उम्र की भौजाइयों की खोज में सड़क पर निकली ही थी कि माल गोदाम रोड की ओर से शोर बरपा। धड़ धड़ की आवाज के साथ एक ट्रैक्टर
भर मताल लड़के मोहल्ले की ओर बढ़े। ऐसा जान पड़ता था कि ड्राइवर को छोड़कर शायद ही कोई होश में हो, और क्या पता ड्राइवर ही सबसे ज़्यादा मताल हो। होली है कि गर्जना जैसे ही गूंजी लड़कियां सामने पड़े पहले घर में घुस गईं। ट्रैक्टर धड़ धड़ करती हुई एडवोकेट कॉलोनी में शिव शंकर सिंह के घर के पास आकर रुकी। एडवोकेट शिवशंकर सिंह संजय सिंह के पिता। होली है का गर्जन हुआ तो वकील साहब समझ गए रफीक की टोली आ गई है। बेटा तो नेतागिरी के चक्कर में पहले ही हाथ से बाहर था, और अब ये रफीक के चक्कर में जात से भी बाहर ना करवा दे। वो बैठे सोच ही रहे थे कि नीचे ट्रैक्टर से आवाज गूंजी, एक कुआं में 7 कबूतर सातों मांगे दाना। संजय बबुआ नेता बनी है सैयद मिर्जा नाना, जो गिरा सारा रा 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 रा। आवाज रफीक की थी। हर कारा बाकियों ने लगाया रा 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 कबीरा सारा रा 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 रा। वकील साहब समझ गए थे कि जो जोगेरा अभी बेटे संजय तक पहुंचा है वो किसी भी वक्त बाप शिव शंकर तक पहुंच सकता है। उनकी मनोदशा पत्नी समझ गई और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। वो बालकनी में निकली और कुछ कहना चाहा, मगर उससे पहले ही रफीक ने कह दिया, चाची प्रणाम, संजय को भेजिए अतिशीघ्र। बबुआ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सोए हैं। चाची ने अपने हिस्से की समझदारी दिखाई। ठीक बा चाची प्रणाम, रफीक ने कहा। चाची को अपनी समझदारी पर गर्व हुआ। गौरवान्वित होते हुए भी वो आकर सोफे पर बैठ पाती कि फिर एक आवाज गूंजी, बेटा संजय बाप के साथ सोए हो। आवाज फिर रफीक की थी। हंसी पूरे ट्रैक्टर भर की आई। वकील साहब ये अपमान बर्दाश्त न कर सके और एक हाथ सिर पर रखकर दूसरे हाथ से संजय को जाने का इशारा कर दिया। संजय बबुआ पुरानी शर्ट धारे हुए नीचे उतर गए। संजय को देखते ही होली है का उद्घोष फिर गूंजा। संजय नेता रफीक के हाथ के सहारे से ट्रैक्टर के डाले पर चढ़ गए। मियाँ मूड बना लिए हो क्या? संजय ने गले लगते ही पूछा। हाँ नेता, टनाका जाड़ी एकदम। हुसैनाबाद वाला सामने पिसवाए, संभालना आज, रफीक ने संजय के सिर पर रंग की पुड़िया खोलते हुए कहा। चढ़ रहा है, संजय ने ट्रैक्टर पर पसरते हुए कहा। रफीक को रंग लगाने की कोई जगह खाली नहीं थी। इतना कि आसमान में सीढ़ी लगाए बैठे हैं। रफीक ने भी बैठते हुए कहा, अच्छा तो बोलो होली है। संजय ने कहा, होली है, रफीक चिल्लाया। बोलो बागी बलिया जिंदाबाद, संजय चिल्लाया। बागी बलिया जिंदाबाद, रफीक और जोर से चिल्लाया। बोलो मंगल पांडे अमर रहे, मंगल पांडे अमर रहे। बोलो हर हर महादेव। संजय ने हंसी दबाते हुए कहा। इतनों नहीं चढ़ी है नेता, रफीक ने पिनक में ही सही हंसते हुए कहा। संजय ने ठहाका लगाया। दोनों फिर होली है कि जयघोष के साथ ट्रैक्टर पर लेट गए। अब कहाँ चलना है? संजय ने पूछा। गंगा घाट भाई, अब खुमार वहीं उतरेगी, रफीक ने कहा। सारथी रथ महावीर घाट की ओर ले लो, संजय ने ट्रैक्टर चालक से कहा। ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर महावीर घाट की ओर मोड़ लिया। रास्ते में लोहा पट्टी से गुजरते हुए जब खिड़कियों से झांकती कोठे वालियाँ, कस्बियाँ और वेश्याएं दिखीं तो रफीक मचल गया। उसने ट्रैक्टर रुकवाई तो छतों, खिड़कियों और छज्जों पर से फिक्रे उछल पड़े। फिक्रों को सुनकर रफीक आपे में ना रहा। ढोलकी को थाप देने का इशारा किया और जोर से चिल्लाया, देख तमाशा होली का, इस रंग रंगीली मजलिस में वो बाई नाचने वाली हो, मुंह जिसका चांद का टुकड़ा हो और आंखें मई की प्याली हो, मदमस्त बड़ी मतवाली हो, हर आन बजाती ताली हो, मदहोशी हो मैनोशी हो, भड़वे की मुंह में गाली हो, भड़वो भी भड़वा बकते हो। फिर देख तमाशा होली का। रफीक के चिल्लाते ही पूरा ट्रैक्टर चिल्ला पड़ा। रुकी हुई ट्रैक्टर पर बाई जी की छतों के दोनों आन से रंग भरी बाल्टियां से ट्रैक्टर पर हमले हुए। गोबर कीचड़ पानी धूल जो मिला उलट दिया गया। रंग मिट्टी कीचड़ से सरोबार होकर टोली ट्रैक्टर समेत झूमती चीखती गाती हुई आगे गंगा घाट की ओर बढ़ गई। मदमस्तों की टोली गंगा घाट की ओर चली ही थी कि रफीक को एक बार और पिनक सवार हुआ और उसने ट्रैक्टर चलाने वाले लड़के से कहा, सारथी रथ अपने कॉलेज की ओर ले लो, नेता आज उसे दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर आगे को प्रस्थान करेंगे। मियाँ क्या नौटंकी है, ट्रैक्टर है, फिर पीछे मोड़ना पड़ेगा, आधा रास्ता आ चुके हैं, फिर शहर से होते हुए जाना पड़ेगा, समझो। संजय ने समझाया, जाना पड़ेगा तो चलेंगे,
तुम क्या समझ रहे हो कि हम पिनक में हैं? महाविद्यालय से आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। आशीर्वाद मिलेगा उसके बाद तो झुन्नू भैया को जांग पर बैठाएंगे, कहकर रफीक ट्रैक्टर ड्राइवर से बोला।